इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के कक्षा 10वीं के गणित के अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं की प्रमेय 1.4 को सिद्ध करेंगे। ठीक है, प्रमेय 1.4 क्या कहती है दोस्तों? अंडर रूट 2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो ये प्रमेय 1.4 एक प्रश्न की तरह ही है। तो इस प्रमेय 1.4 को समझने के बाद आपको अब प्रश्नावली 1.3 को करने में बहुत मदद मिलेगी। ठीक है, बहुत अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो इसको हल करते हैं। तो इस तरह के प्रमेय को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, या इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए हम विरोधोक्ति द्वारा उत्पत्ति, प्रूफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है, विरोधाभास से शुरुआत करते हैं। ठीक है, विरोधाभास का मतलब क्या होता है कि जो दिया गया है उसका हम उल्टा मान लेते हैं। ठीक है, कि उसका उल्टा सत्य है, और फिर उस उल्टा जो सत्य है उसको हम गलत साबित कर देते हैं। तो फिर जो हमें सिद्ध करना होता है या जो दिया गया है वही सही हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सिद्ध करना है अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम मान लेंगे कि अंडर रूट 2 जो है वो एक परिमेय संख्या है। हम इसके विपरीत यहाँ मान लेंगे कि अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। यहाँ से हम शुरू करते हैं अपना। ठीक है, अब अंडर रूट 2 अगर एक परिमेय संख्या है तो दो पूर्णांक ए और बी ऐसे होंगे कि अंडर रूट 2 बराबर ए बटा बी। ठीक है, हम जानते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या को, ठीक है, ये आपने अध्याय 1 के परिचय के वीडियो में पढ़ा है, किसी भी परिमेय संख्या को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर p और q पूर्णांक होते हैं। तो यहाँ पर हमने a और b के रूप में लिख दिए। ठीक है, क्योंकि a और b पूर्णांक है। ठीक है, अंडर रूट 2 बराबर a बटा b, क्योंकि अंडर रूट 2 को हमने अभी परिमेय संख्या मान लिया है। ठीक है, और b जो है वो शून्य नहीं होगा। ठीक है, जब भी a बटा b लेते हैं तो नीचे वाला शून्य नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो a और b हैं वो सहअभाज्य हैं। ठीक है, अंग्रेजी में कोप्राइम कहते हैं। सहअभाज्य का मतलब उनमें एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। ठीक है, मतलब वो कट पिट के a बटे b बने हैं। ठीक है, मतलब अब उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है काटने के लिए। ठीक है, तो a और b ऐसे हैं, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, अब हमने क्या किया, b को ऊपर ले गए तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 गुणा b। ठीक है, और ये रह जाएगा a, तो ये हो गया अंडर रूट 2 गुणा b बराबर a। अब दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देते हैं और पुनर्व्यवस्थित करते हैं। ठीक है, दोनों को वर्ग कर देते हैं तो अंडर रूट 2 का वर्ग तो 2 हो जाएगा, और b का वर्ग हो जाएगा बराबर a का वर्ग। ये आ गया हमारा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो a का वर्ग है उसके क्या क्या गुणनखंड आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं और b का वर्ग आ रहा है। b एक पूर्णांक है। ठीक है, तो इसका मतलब a के वर्ग के गुणनखंड क्या होंगे, 2 और b। ठीक है, तो हम इससे ये तो कह सकते हैं कि जो 2 है वो a के वर्ग को विभाजित करेगा, a के वर्ग का गुणनखंड होगा, अभाज्य गुणनखंड होगा। तो हमने निष्कर्ष निकाला यहाँ पर अभी कि जो 2 है वो a के वर्ग को अवश्य ही विभाजित करेगा। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमने अभी निकाल लिया कि जो 2 है वो a स्क्वायर को विभाजित करेगा। अब दोस्तों जो हमारी प्रमेय 1.3 थी, ठीक है, उसका वीडियो आपने अवश्य देखा होगा प्रमेय 1.3 का। उसमें हमने सिद्ध किया था कि अगर p एक अभाज्य संख्या है और p अगर a के वर्ग को विभाजित करती है तो p जो है अवश्य रूप से a को भी विभाजित करेगी। ठीक है, जहां पर एक a जो है धनात्मक पूर्णांक है। तो यहाँ पर देखिए 2 a के वर्ग को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब जो 2 है वो a को भी विभाजित करेगा। कैसे? प्रमेय 1.3 से। ठीक है, तो हमने यहाँ निष्कर्ष निकाल लिया कि 2 जो है वो a को विभाजित करेगा। अब हम क्या करते हैं, a को 2 गुना c लिख लेते हैं, जहां पर c कोई पूर्णांक है। ठीक है, a को लिख लेते हैं हम 2 गुना c। ठीक है, अब a के मान को प्रतिस्थापित कर देते हैं हम कहां पर, 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर में। ठीक है, तो 2b स्क्वायर बराबर a की जगह क्या रख देंगे यहाँ पर, 2c। तो 2c रख दिया, ये 2c का वर्ग हो जाएगा। अब 2c का वर्ग कितना आ जाएगा, 2 का वर्ग होता है 4 और c का वर्ग c का वर्ग होगा। ठीक है, तो 2 गुणा b का वर्ग बराबर आ गया 4 गुणा c का वर्ग। ठीक है, अब 2 से 2 कट जाएगा तो b का वर्ग कितना आ जाएगा, 2 गुणा c का वर्ग, यही आ जाएगा। ठीक है, अब जो है, अब आप देखिए b के वर्ग के क्या क्या गुणनखंड आ रहे हैं, 2 आ रहा है और c का वर्ग आ रहा है। ठीक है, c का वर्ग है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो b का वर्ग है उसके अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 और c। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड 2 और c है, इसका मतलब b के वर्ग को 2 और c विभाजित करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लिए अतः 2 जो है b के वर्ग को विभाजित करेगा। ठीक है, ये निष्कर्ष निकल आया यहाँ से कि 2 जो है b के वर्ग को विभाजित करेगा। अब फिर से प्रमेय 1.3 कि अगर p जो है a के वर्ग को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा। तो अगर 2 b के वर्ग को विभाजित करता है तो 2 जो है b को भी विभाजित करेगा। तो हमने लिख लिया अतः 2 जो है b को भी विभाजित करेगा। ठीक है, 2 जो है b को भी विभाजित करेगा। अब देखिए 2 जो है a को भी विभाजित करेगा, 2 जो है b को भी विभाजित करेगा।
ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ए और बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड दो अवश्य है, क्योंकि दो जो है ए को भी विभाजित कर रहा है और दो जो है बी को भी विभाजित कर रहा है। तो दो जो है दोनों को विभाजित कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब दो क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है किसका, ए और बी का। ये हमने यहाँ पे निकाल लिया अभी, इसको लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अभी तक हमने माना था कि अंडर रूट दो जो है परिमेय संख्या है। ठीक है, और अंडर रूट दो क्या है, ए बटा बी परिमेय संख्या है। तो ठीक है, जहां पर ए और बी सहभाज्य थे हमने जो माना था। ठीक है, और ए और बी के एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, ये हम जो मान के चले थे उसके हिसाब से है। ठीक है, अभी अभी हमने निकाला प्रमेय को हल करते समय कि ए और बी का कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, दो है। ठीक है, पर इससे तो विरोधाभास हो रहा है इन दोनों कथनों में। ठीक है, जो हमने माना था उस हिसाब से तो ए और बी का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। पर जब हम इसको हल करते गए तो हमें पता चला कि ए और बी का कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, दो। ठीक है, तो ये विरोधाभास आ रहा है। ठीक है, कि ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड दो आ रहा है, पर हमने माना था कि उभयनिष्ठ गुणनखंड ए और बी का एक के अतिरिक्त कोई नहीं है। तो ये विरोधाभास क्यों आ रहा है, यह विरोधाभास हमें इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली थी। हमने जो कल्पना की थी कि अंडर रूट दो एक परिमेय संख्या है, वो हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना थी। इसका मतलब वो हमारी कल्पना गलत थी। इसका मतलब अंडर रूट दो जो है वो एक परिमेय संख्या नहीं है। तो अंडर रूट दो अगर एक परिमेय संख्या नहीं है तो हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अंडर रूट दो जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। और यही हमें सिद्ध करना था प्रमेय 1.4 में कि अंडर रूट दो जो है एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों इस तरह से आप अंडर रूट तीन, अंडर रूट पांच सभी अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध कर सकते हैं, बिल्कुल इसी विधि से। ठीक है, प्रश्नावली 1.3 के प्रश्नों को भी हल करने के लिए यही विधि आपको लगानी है। बहुत आसान विधि है। उम्मीद करता हूँ आपको ये विधि समझ आई होगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और अपने सभी हिंदी माध्यम के दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में और हमारे वीडियो के बारे में बताएं, ताकि हिंदी माध्यम के अधिक से अधिक छात्र हमारे चैनल और वीडियोस का अधिक से अधिक लाभ ले सकें। धन्यवाद दोस्तों।